जय हिंद यारो। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आज सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा, और इंट्रोडक्शन भी ऐसा कि आप आने वाली जो सीरीज़ है उसमें सभी चीज़ों को लाइन बाय लाइन यानी एक एक करके याद रख पाएंगे। तो जो चैप्टर चूज़ किया है मैंने वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और ये जो चैप्टर चल रहा है ये किसी भी क्लास के बच्चे इसे देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर चलाया जा रहा है, यानी ये सीरीज चलाई जा रही है 10th क्लास के लिए, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें होंगी जैसे 8th क्लास में रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर डाल दिया जाता है, तो 8th क्लास वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है कि कैसे जीव प्रजनन करते हैं, जीव जो है कैसे प्रजनन करते हैं, इट मीन्स कैसे वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जान लेते हैं ऑर्गेनिज्म है क्या चीज। ऑर्गेनिज्म है क्या चीज, कब आप कहेंगे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म माने जीव। जीव जीव में अगर इत लगा देंगे यानी इत, तो वो ये क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, यानी ये लिविंग हो जाएगा। ठीक है, ये लिविंग हो जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। हमें कैसे पता लगेगा लिविंग है कि नॉन लिविंग है, अगर इसके अंदर ग्रोथ हो रही है यानी ऑर्गेनिज्म या कुछ चीज बढ़ रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। और अगर उसके अंदर जो बेसिक कैरेक्टर है जिसे आप मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, यानी उपापचय की अभिक्रिया हो रही, यानी वो खा रहा है और कहीं ना कहीं उत्सर्जन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, यानी इनटेक एंड एक्सक्रीशन दोनों ही चीजें हो रही हैं उस जीव के अंदर, तब हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके बाद अगर ऑर्गेनिज्म जीवित है यानी अगर वो अलाइव है, इसका मतलब वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। ठीक है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा यानी रिप्रोडक्शन जरूर करेगा। रिप्रोडक्शन जरूर करेगा यानी प्रजनन करेगा, प्रजनन जरूर करेगा। ठीक है, अब प्रजनन जरूर करेगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको जो आज के हिसाब से चल रही है चीज वो बताता हूं। जैसे आजकल कोरोना वायरस बहुत ज्यादा चल रहा है और ओमिक्रॉन करके एक नया वायरस आ चुका है। ठीक है, करता क्या है, बॉडी में आ करके अपने ही जैसे नए नए वायरसेस को जन्म देता है। ठीक है, अपने ही जैसा नया वायरस आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, रिप्रोडक्शन वाली। ठीक है, यानी वो वायरस रिप्रोड्यूस कर रहा है और एक बहुत ज्यादा नंबर में, ताकि हमारी जनसंख्या उस बॉडी के अंदर बढ़ सके। ठीक है, और वो इसलिए कर रहा है ताकि उसके अंदर रह सके। ठीक है, उसके अंदर रह सके, लेकिन इसका ह्यूमन बींग्स पे बहुत खासा असर पड़ रहा है और जो जानवर जिन्हें कोरोना जैसी बीमारी हो रही है। तो हमने ये जाना कि ऑर्गेनिज्म होता क्या है, यानी जीव क्या होते हैं। ग्रोथ होती है तो मेटाबॉलिज्म होता है। अगर आप ग्रोथ बोलेंगे या नहीं भी बोलेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है, तभी वो जीव कहलाएगा। ठीक है, तभी वो जीव कहलाएगा। मेटाबॉलिज्म का होना बहुत जरूरी है, यानी खाना खाएगा और खाना निकालेगा। ठीक है, खाना खाएगा और निकालेगा, दो काम तो जरूर करेगा। अब ये दो काम करेगा तो रिप्रोडक्शन भी जरूर होगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्या, क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट में जाने से पहले, वाई इट इज इंपॉर्टेंट यानी ये इंपॉर्टेंट है क्यों, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है क्यों। तो इसकी एक बेसिक सी कहानी जुड़ी हुई है, जो कहानी मुझे लगी कि ये आप लोगों को बता देनी चाहिए। तो ये बात है एक व्हाइट राइनो की। व्हाइट राइनो, आप सोच रहे होंगे व्हाइट राइनो से क्या लेना देना रिप्रोडक्शन का। व्हाइट राइनो जो है ये कैसा राइनो था, मेल राइनो था। व्हाइट राइनो वो भी मेल है। ठीक है, फीमेल तो बहुत सारी हैं अभी भी, लेकिन मेल राइनो की बात कर रहे हैं, जो कि 19 मार्च यानी 19th ऑफ मार्च 2018, 19th मार्च 2018 केन्या, ठीक है,
केन्या के अंदर ये अपना दम तोड़ देता है। ठीक, ये दुनिया का इकलौता व्हाइट राइनो था जो कि केन्या के अंदर था, केन्या के जंगलों में, और इसने 19 मार्च 2018 को अपना जन्म मतलब दम तोड़ दिया। ठीक है, जन्म से मृत्यु की तरफ पहुंच गया। लेकिन मुद्दे वाली बात क्या है जो यहां से बताने लायक है, ये हो चला था 45 इयर्स का और इसने रिप्रोडक्शन किया ही नहीं, इसने कोई रिप्रोडक्शन नहीं किया। ठीक है, इसने कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं किया। इट मींस आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे आएगी, या कभी हम आप अपने बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि व्हाइट राइनो करके कोई चीज है, तो तब तक तो ये पूरे के पूरे एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे। ठीक है, खत्म ही हो चुके, विलुप्त हो चुके होंगे। जैसे आजकल छोटी छोटी गौरैया जो है, गौरैया, ठीक है, यानी स्पैरो जिसे आप बोलते हैं, ये क्या है, प्रदूषण की वजह से हो ही रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से तो हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब पॉल्यूशन की वजह से इनके रिप्रोडक्शन रेट में कमी आई है, तो रिप्रोडक्शन कम होगा तो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है क्यों? रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, एक तो जेनरेशन बने रहे, ठीक है, यानी जेनरेशन बढ़ी रहे, यानी पीढ़ी। जैसे मेरे दादा दादी से मेरे पापा का जन्म हुआ, ठीक है, उसके बाद मेरे पापा के जरिए, मेरे पापा मम्मी के जरिए मेरा जन्म हुआ, अब आगे चल के मेरी भी शादी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे ही बच्चे होंगे, यानी एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को जन्म दे रही है। ठीक है, ताकि ये सृष्टि चलती रहे। ठीक है, ताकि ह्यूमन सिविलाइजेशन जिंदा रहे। ठीक है, यानी मानव सभ्यता जिंदा रहे, ताकि पृथ्वी से या धरती से कभी कोई लोग खत्म ना हो, ये सभ्यता ऐसी की ऐसी ही चलती रहे। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, जापान जैसे देश जो कि बहुत ही हाईटेक देश है, वहां पे रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही कम है। जो वहां के मेल और फीमेल हो रिप्रोडक्शन करते ही नहीं। ऐसा इसलिए कि वो जितना कमाते हैं उन्हें पता है कि अगर बच्चे पैदा करेंगे तो होगा क्या कि हमारी कमाई का ज्यादातर हिस्सा उन बच्चों पे खर्च होगा, इसलिए वो बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। और जिस देश में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, यानी ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो रहा है, वहां पे हम जो इंसान हैं एक तरीके से अपने देश के लिए भी हम कैपिटल हैं, पूंजी है। अगर देश में पूंजी ही नहीं रहेगी तो जो अलग और बहुत सारी चीजें हमने बनाई हैं उसका काम क्या रह जाएगा? कोई काम नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो उस पूंजी का होना बहुत जरूरी है। वो कौन सी पूंजी है? मानव पूंजी है। तो जापान की सरकार उन युवाओं को या उन लड़के लड़कियों को छुट्टी देती है कि जाइए आप रिप्रोडक्शन कीजिए, कि जनसंख्या जो डाउन हो गई है देश की उसे थोड़ा ग्रो अप कीजिए। ठीक है, तो ये दो कारण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो जनरेशन को आगे लेके जाना, और ह्यूमन सिविलाइजेशन धरती पे बनी रहे या किसी कंट्री की जनसंख्या एकदम स्थिर बनी रहे, इसलिए करते हैं। ठीक है, ताकि उस कंट्री के ऊपर किसी और देश का अटैक ना हो जाए, आक्रमण ना हो जाए, इसके लिए भी। ठीक, और ये इन्नेट होता है, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन कोई वैसी चीज है कि आप अपनी बॉडी में कोई बटन ऑन करेंगे उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा। ये अगर आप ह्यूमन हैं, ठीक है, या एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स के अंदर भी है। ऐसा नहीं कि मैं बस बार बार ह्यूमन बोल रहा हूं तो ह्यूमन, ये एनिमल्स के अंदर भी, और वी आर ऑल्सो एनिमल्स। ठीक है, हम खुद एनिमल हैं। तो होता क्या है कि ये इन्नेट होता है, जैसे जैसे बॉडी में डेवलपमेंट आता जाता है तो हम कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन करने का सोचते ही हैं। ठीक है, जरिया कुछ भी हो सकता है, सोचते ही हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है, वो सभी लोग रिप्रोडक्शन करते ही करते हैं। ठीक है, तो इसी रिप्रोडक्शन की कड़ी में अब हमारे पास दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
यानी एक होता है लैंगिक जनन, ठीक है, एक होता है अलैंगिक जनन, यानी एक ऐसा जन्म देने का तरीका जिसमें कोई भी लिंग शामिल नहीं है, ठीक है। लिंग शामिल नहीं होने का मतलब यह है कि वहां पे लिंग ऐसे नहीं है कि जैसे मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, जैसे हमारी बात कर ले ओवम और स्पर्म होता है, जब ये दोनों मिलते हैं तभी एक नए बच्चे का जन्म होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो रिप्रोडक्शन है, ये जो रिप्रोडक्शन है ये होता है दो तरीके का, ये रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके का, एक होता है असेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। तो सेक्सुअल को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है, और ये हो जाएगा अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन जिसमें कोई लिंग शामिल नहीं है, ना ही नर ना ही मादा, ठीक है, ना ही नर ना ही मादा। हाँ, एक बात और है कि हो सकता है जो जन्म हो रहा है सिर्फ वो नर ही नर हो या वो फिर मादा ही मादा हो, लेकिन यहां जब हम बात करते हैं सेक्सुअल में, इसमें नर और मादा का होना अनिवार्य है, बिल्कुल ही बहुत जरूरी होता है, ठीक। तो आज हम सिर्फ यही जानेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था इंट्रोडक्शन की क्लास है ये, आपकी क्लास कल से रेगुलर शुरू हो जाएगी, इसकी जो आगे की सीरीज है वो आपको मिलने लगेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ इनके बारे में कि कितने तरीके का, जैसे हम आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपकी बुक में 5 तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ मैं आपको 7 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगा, जिनके बारे में हम अगली आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा, यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ आपको कौन कौन से वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अगर हम पहले की बात करूं तो पहला है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन आप सभी ने पढ़ा होगा, यानी द्विखंडन हो रहा है, ठीक है, द्विखंडन हो रहा है। उसके बाद क्या है, बडिंग, बडिंग यानी मुकुलन हो रहा है, ठीक। तीसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। चौथा जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन, चौथी जो चीज है वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। और जो पांचवी चीज है वो क्या है, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन। और इसी स्पोर फॉर्मेशन को ही स्पोरोजेनेसिस भी बोल दिया जाता है, स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, यानी स्पोर फॉर्मेशन के जरिए नई चीज का जन्म हो रहा है तो इसे स्पोरो फॉर्मेशन बोल दिया जाता है। उसके बाद जो छठी चीज है वो है पैर्थोनोजेनेसिस, ठीक है, पैर्थोनोजेनेसिस, PARTHENOGENESIS, पैर्थेनोजेनेसिस, ठीक है, पैर्थेनोजेनेसिस। और उसके बाद मैंने बताया आपको, मैं यहाँ 7 प्रकार के बताने वाला हूं। तो जो 7वीं चीज है, ठीक है, 5-6 तरीके का आपने यहाँ पे देख लिया, जो 7वीं चीज है एपो, APOMIXIS, एपोमिक्सिस, ठीक है, एपोमिक्सिस। ये 7वें प्रकार का क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको अच्छे से पता है, यानी एक मेल का होना जरूरी है और फीमेल का होना बहुत ही जरूरी है। जब ये दोनों होंगे तभी लैंगिक जनन होगा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि रिप्रोडक्शन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जो हमारी जमीन जायदाद है हमारे मरने के बाद किसकी होगी, ठीक है। तो कई सारे माँ बाप सिर्फ इसको सोच कर ही बच्चे पैदा करते हैं और पालते हैं,
ठीक है, कि आगे आने वाला या आपने कई कंपनी खड़ी की है उस कंपनी को आगे कौन ले जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज है जो मैंने आपको बताई कि जनरेशन गैप ना आए, जनरेशन एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी ऐसे बढ़ती रहे। ठीक है, क्योंकि उस सभ्यता को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि मानव सभ्यता खत्म ना हो जाए, इसलिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और ये सभी करते हैं, सारे जानवर रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने रिप्रोडक्शन करना छोड़ दिया तो धीरे धीरे उनकी कमी हो जाती है और कहीं ना कहीं फूड चेन जो आपका खाद्य जाल बना रहता है उसमें दिक्कत आने लगती है। किसी एक की जनसंख्या अचानक से घटने पर, एक की जनसंख्या अचानक से बढ़ने पर, तो ये बहुत बड़ा संकट आ जाता है जो कि इकोलॉजी के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो अपना एनवायरनमेंट बैलेंस्ड बना रहे, इसलिए चाहे आप इसे सुपर नेचुरल पावर कहिए या भगवान कहिए या अल्लाह कहिए, सबके अंदर ऐसा बनाया हुआ है ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सकें और इस सृष्टि को यानी इस वर्ल्ड को या इस एनवायरनमेंट को एकदम बैलेंस्ड बना के रखें। ठीक है, होप सो आप लोगों के समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।